अस्सलाम वालेकुम जी। नासिर बात कर रहा हूँ। कैसे हैं आप लोग? जी डॉक्टर नासिर। सब ठीक है, अच्छा है। जैसे आप जानते हैं कि हम आजकल CSS के जो पास पेपर्स हैं उनको लेके चल रहे हैं। इससे पहले हमने 4-5 वीडियोस जो हैं करेक्शन के हवाले से बनाई, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा है पिछले वीडियोस में भी कि जो ग्रामर का पोर्शन है और साथ ये जो 20 नंबर के वोकैब है इन द फॉर्म ऑफ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, ये बड़ी अहम चीज़ है। अक्सर स्टूडेंट इस हिस्से को छोड़ देते हैं कि अल्लाह मालिक है, और बाकी वो जस्ट गो ऑन फोकसिंग, वो कॉम्प्रिहेंशन और प्रेसिव के पीछे पड़े रहते हैं। और जैसे मैंने पहले भी बताया कि उन दो चीज़ों में अगर आप पूरी कोशिश भी करें तो एक हद से ज़्यादा नंबर आपके नहीं आ सकते, जबकि इसमें अगर आप चाहें तो यू कैन अर्न फुल मार्क्स इसमें। और जैसे मैंने पिछले अपने एक वीडियो में अपनी एक किताब का तारुफ भी कराया था, इंग्लिश विद द डिफरेंस, इंग्लिश विद द डिफरेंस। मैं जैसे पिछली उस वीडियो में कह रहा था कि इस किताब को अगर आप ले लें तो उस किताब का स्टाइल बिल्कुल वही है जो कि आपके CSS का है, कि ऊपर अल्फाज हैं, नीचे 4 ऑप्शंस, या ऊपर फ़र्ज़ किया कोई चीज़ दी है, नीचे 4 ऑप्शंस हैं, ऊपर एक सही जुमला है, नीचे है बताएं ये, ऊपर ये गलत है कि नीचे 4 में से सही कौन सा, या प्रेपोजिशंस हैं, या एडवर्ब का, मतलब तमाम एक्सरसाइज सब में यही स्टाइल मैंने रखा हुआ है कि ऊपर एक मेन चीज़ है और नीचे 4 ऑप्शंस हैं। और आपको पता ही होगा कि आपके CSS में इसी अंदाज से पूछा जाता है। अगर आप उस बुक से थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें तो I'm pretty sure कि इंशाल्लाह मसला नहीं होगा। लेकिन इन लेक्चर्स का मकसद सिर्फ ये है कि ज़ाहिर किताब पढ़ के बाज़ औक़ात आपको वो चीज़, उस चीज़ की मतलब गहराई इतनी समझ नहीं आती, खाका सा तो बन जाता है। तो क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये फ़र्ज़ किया, ये आज का हमारा टॉपिक है सिनोनिम्स, और इसमें ये अल्फाज हैं, ठीक है, और इन अल्फाज के नीचे 4 ऑप्शंस हैं जैसे आप देख रहे हो। तो अक्सर होता ही है कि लोग इन अल्फाज को याद करके चले जाते हैं, या बाज़ औक़ात कुछ टीचर्स जो हैं कहते हैं इसमें ये आंसर है जी, ये सही है, ये तो करना ना हुआ। इस सारी एक्सरसाइज का मतलब है इस चीज़ को लफ्ज़ों की सेंस नर्चर अप करना, लफ्ज़ों की सेंस बनाना, लफ्ज़ों को फील करने की कोशिश करना, ताकि 100% रटे वाली बात ना हो। एक हद तक ठीक है, शायद आपको माइंड में लफ्ज़ रखना पड़ता है, लेकिन बिलीव मी कि मैं खुदा को गवाह बना के कह रहा हूँ कि मैंने खुद कभी कोई लफ्ज़ याद नहीं किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी बहुत वक़ैब मेरी भी है। तो इसलिए आप लफ्ज़ों को थोड़ा समझने की कोशिश करें। जैसे आप देख रहे हो कि हमारा टॉपिक है सिनोनिम, और ये जो हमारा जो है आज का जो पर्चा है ये है 2019, ठीक, प्रेजेंट कंपोजिशन 2019, क्लियर। इन मतलब 2019, 18, 17 के हम करेक्शन का पोर्शन तो तफसील में कर चुके हैं। 2020 का जो पेपर था उसके हम सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स डिस्कस कर चुके हैं। तो आज 2019 के पेपर में हम सिनोनिम्स पे फोकस करने जा रहे हैं। और आप जानते हैं कि आपको 10 दिए जाते हैं, और 10 में देखें अगर आप उसको ठीक कर लें तो मतलब वहीं से बुनियाद बन गई। इफ़ यू गेट 10 आउट ऑफ 10 तो इट मीन्स कि आपकी बेस तो वहीं से बन गई। मेरा ख्याल है बिस्मिल्लाह करते हैं। अब देखें ये जो ऊपर अल्फाज होते हैं, जैसे जो ब्लू कलर में आप देख रहे हैं, इन अल्फाज को हम क्या कहते हैं? वी कॉल देम कीवर्ड्स, ठीक है। तो कीवर्ड्स जो हैं वो कौन कौन से हैं? स्लेजी, ऑक्सीडाइज्ड, बैलिकोस, शार्लेटन और एम्ब्रियोनिक। जैसे आप देख रहे हैं कि हर कीवर्ड के नीचे 4 ऑप्शंस हैं, तो हम इनको हल्का सा थोड़ा सा इसकी पढ़ लेते हैं एक दफ़ा, ताकि आपको थोड़ी सी आसानी हो जाए। अब स्लेजी के नीचे जो ऑप्शंस हैं वो क्या हैं? फाइन, रिस्पेक्टेबल, करप्ट और प्लेजेंट। द नेक्स्ट कीवर्ड इज ऑक्सीडाइज्ड, और ऑप्शंस हैं कूल डाउन, एब्रेड, एट और प्रिवेंट। द नेक्स्ट कीवर्ड इज बैलिकोस, और 4 जो आपके पास ऑप्शंस हैं वो हैं काम, पैसिफिक, पैसिव और एग्रेसिव। चौथे नंबर पे लिखा हुआ है शार्लेटन, और आपके पास जो हैं ऑप्शंस हैं ऑनेस्ट, डिसेंट, फ्रॉड और सॉर्डेड। 5वें नंबर पर है एम्ब्रियोनिक, और
इसमें आपके पास जो है ABCD में है एडल्ट, हॉस्टाइल, इमोरल और फीटल। ठीक, अगर आप मतलब इसको सॉल्व करने की बात है तो इट्स द गेम ऑफ मिनट्स। ये 2-3 मिनट में सारा हो सकता है, बल्कि इससे भी कम में। या आप कोई भी मार्केट में चले जाएं, हज़ारों सोल्यूशन पड़े हुए हैं, तो वो तो आप कहीं से भी उठा सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन आवर टारगेट इज़ नॉट दैट थिंग। हमारा मकसद है कि इस चीज़ को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। जो मैंने लिखा है एक्सप्लेनेशन, तो उसमें मैं थोड़ी कोशिश करूँगा कि चीज़ों की वजाहत करूँ। लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट। ये ऊपर जो लफ्ज़ है स्लीजी, इस लफ्ज़ का मतलब क्या है? ये लफ्ज़ थोड़ा सा यानी अनकॉमन है इस लिहाज से कि बहुत ज़्यादा नहीं चलता। एक लफ्ज़ होता है स्लीज। पहले आप इस लफ्ज़ को समझें। हम पहले की वर्ड को डिसाइड करते हैं, इसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। स्लीज किसे कहते हैं? स्लीज कहते हैं मड को, कीचड़ को, मट्टी। लेकिन जैसे बारिश के बाद जो माहौल बनता है, वो जो पतला सा कीचड़ नुमा चीज़ होती है, उसे कहा जाता है स्लीज। ठीक, इसमें मड है लेकिन इन द फॉर्म ऑफ कीचड़। ठीक हो गया जी। अब ये जो है, ये लफ्ज़ इंग्लिश में नाउन है। स्लीज उस चीज़ को कहेंगे। अब इसका जो इन्होंने लफ्ज़ यहाँ दिया हुआ है वो है स्लीजी। तो स्लीजी आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो, ये एक सिफ्त को शो कर रहा है। स्लीजी मीन्स कीचड़ वाला, मटियाला। लेकिन मर्ड इज समथिंग स्लाइटली डिफरेंट। मर्ड और चीज़ है। हम कहते हैं यार देखो ये जगह थोड़ी स्लीजी है, एहतियात से जाइए, कि जहाँ पानी भी है और बीच में मट्टी भी है और एक जैसे एक सोल्यूशन सा बन जाता है। ठीक है, तो स्लीजी मीन्स कीचड़ वाला, कीचड़ वाला। ओके, ये तो हमारा कीवर्ड। जैसे मैंने पहले भी कई मौक़ों में इस तरफ इशारा किया है कि इट इज़ पॉसिबल कि इस पेपर में इत्तेफाक से जो उन्होंने ऑप्शन दिए हुए हैं, मोस्ट ऑफ देम आर वेरी सिंपल, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो ABC एंड D है वो ज़्यादा खुद कीवर्ड्स बन जाएं। इनमें से वो उठा के किसी को ऊपर रख ले और ऊपर वाला लफ्ज़ नीचे आ जाए। इसलिए आपने कोशिश ये करनी है कि अपनी जो है उस चीज़ों को क्लियर रखें। अब देखें, स्लीजी के नीचे पहली चीज़ है फाइन। तो फाइन इन एनी सेंस ऑफ द वर्ड आप सब जानते हैं, इसमें मेरा ख्याल है बात करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, रिस्पेक्टेबल। रिस्पेक्टेबल क्या होता है? ये लफ्ज़ बड़ा आम है, लेकिन होता ये है कि इस लफ्ज़ में भी थोड़ा सा मतलब एक कन्फ्यूजन देखने में आया। बाज़ औक़ात तो इस लफ्ज़ को इस शक्ल में दे देते हैं, कभी वो रिस्पेक्टेबल दे देते हैं और कभी वो इससे मिलता जुलता एक लफ्ज़ दे देते हैं। एक है रिस्पेक्टेबल, ठीक, और एक है रिस्पेक्टफुल। ये दो अल्फाज अक्सर जो है पेयर्स ऑफ वर्ड्स में वो दे देते हैं। दोनों जो है सिफ्तें हैं, दोनों क्या हैं? एडजेक्टिव्स हैं। ये भी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव। क्लियर हो गया। लेकिन कैन यू गेस व्हाट द डिफरेंस? इनमें फ़र्क क्या है? एक ही मीनिंग है, कुछ हल्का सा फ़र्क है। देखिए, रिस्पेक्टेबल तो हुआ काबिल इज़्ज़त। हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पापा बड़े रिस्पेक्टेबल आदमी हैं, यानी कि काबिल इज़्ज़त हैं। डॉक्टर कदीर हमारे लिए बड़े रिस्पेक्टेबल हैं। ठीक है, लेकिन रिस्पेक्टफुल का मतलब क्या है? ये भी सिफ्त है। इसका मतलब है फुल ऑफ रिस्पेक्ट। इसका ताल्लुक आपके रवैये से है, यानी कि मुअद्दब। हम कहते हैं यार फ़र्ज़ किया वो कोई इतनी भी अहम चीज़ नहीं है, वाई आर यू बीइंग सो रिस्पेक्टफुल? इसका मतलब आप उतने ज़्यादा इज़्ज़त से क्यों खड़े हैं? तो रिस्पेक्टफुल आप अपने अंदाज में होते हैं और रिस्पेक्टेबल वो बंदा या बंदी होता है। समझ आ रही बात की? मैंने पिछले किसी लेक्चर में शायद बात की थी, इसी तरह का एक लफ्ज़ है कॉन्टेम्प्टेबल। कॉन्टेम्प्टेबल का मतलब होता है काबिल नफ़रत। काबिल नफ़रत यानी कि नफ़रत के काबिल। हम कहते बड़ा कॉन्टेम्प्टेबल बंदा है, ये भी सिफ्त है। ठीक है, और एक होता है कॉन्टेम्प्टस। कॉन्टेम्प्टस का मतलब है नफ़रत भरा। फ़र्क समझ आ रहा है आपको? ये भी सिफ्त है, एडजेक्टिव है। हम कहते हैं यार वाई आर यू सो कॉन्टेम्प्टस, यानी कि आप में इतनी अकड़ क्यों है, आप यानी कि इतनी नफरत के स्टाइल से क्यों बात करते हैं लोगों से। सो बीइंग कॉन्टेम्प्टस इज समथिंग बैड। क्लियर? वापस आते हैं। अब आप देख लें, स्लीजी का हमारे अगर मतलब है कि समथिंग जो कि यानी कि ये तो हुआ ना कि मतलब लफ्सी मतलब है कीचड़ या कीचड़ वाला, लेकिन
स्लीजी हम कहते हैं यार उसका बिहेवियर बड़ा स्लीजी है, इसका मतलब बड़ा ही घटिया किस्म का उसका अंदाज है। तो स्लीजी का मतलब हो गया, क्या हो गया, कीचड़ वाला, लफ्सी मतलब हो गया, और या बड़ा ही गलीज। तो अगर हम बिहेवियर की बात करें, हम कहते हैं उसका इतना स्लीजी बिहेवियर है कि नो वन, कोई बंदा उसे पसंद नहीं करता। ठीक हो गया। अब आप देखें, फाइंड, रिस्पेक्टेबल, करप्ट, प्लेजेंट। इनमें रिस्पेक्टेबल और प्लेजेंट जो है ये तो आम से लफ्ज़ हैं, बड़ा ही खुशगवार, बड़ा ही काबिल इज़्ज़त। ठीक है। फाइंड का मतलब हुआ उम्दा। तो हमारे पास कौन सी ऑप्शन रह जाती है, आप देख लें। करप्ट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को ख़राब करना, बिगाड़ना। अक्सर कहते फाइल करप्ट हो गई, बंदा करप्ट है, हमारे यहाँ करप्शन बहुत है। तो स्लीजीज का यहाँ जो है सिंबॉलिक सेंस में, अलामती सेंस में, करप्ट और स्लीजी दोनों नेगेटिव अल्फाज हैं, इसलिए हम कहेंगे कि आंसर हमारा ये है। क्लियर। अगला लफ्ज़ है ऑक्सीडाइज्ड। ऑक्सीडाइज को अगर हम ले लें, पहले हम कीवर्ड को थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये चीज़ क्या है। ऑक्सीडाइज का मतलब क्या होता है, आपने अक्सर सुना होगा, थोड़ी बहुत साइंस सबने पढ़ी होती है। ऑक्सीडाइज कहते हैं किसी चीज़ के, ऑक्सीजन का किसी चीज़ के साथ मिलना, ऐसे ही है ना, ऑक्सीजन का किसी चीज़ के साथ मिलना, ऑक्सीडाइज। अगर हम इस लफ्ज़ को लें तो ये लफ्ज़ वर्ब है, किसी चीज़ के साथ ऑक्सीजन का मिलना। तो अगर हम कहें ऑक्सीडाइज्ड, तो ये क्या बन गया, ये लफ्ज़ बन गया सिफ्ट। ठीक है, यानी कि ऐसी कैफियत जिसमें किसी चीज़ के साथ, किसी मेटल वगैरह के साथ ऑक्सीजन मिली हो। और यू माइट हैव हर्ड द वर्ड ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन जो है ये वो प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन जो है किसी चीज़ के साथ मिल के रिएक्ट करती है। इसकी सिंपल सी मिसाल आपने अक्सर लाइफ में देखी होगी। हम कहते हैं यार फलां चीज़ बाहर पड़ी रही है, तो ऑक्सीडेशन की वजह से उस पर जंग लग गया। ठीक। तो ऑक्सीडाइज्ड का साइंटिफिकली जो भी मतलब है, लेकिन आम बंदे के लिए इसका मतलब ये है कि यानी कि रस्टी, रस्ट कहते हैं जंग को, तो रस्टी हुआ यानी कि जंग आलूद। ठीक है, जंग आलूद, जंग वाली। तो इसका लफ्ज़ी मतलब ये बना यहाँ पे। अब आप देख लें, इसमें ऑप्शन वंस अगेन है वेरी सिंपल, अल्फाज बड़े सिंपल हैं। कूल डाउन अक्सर हम कहते हैं। ठीक है, कूल डाउन मीन्स किसी भी सेंस में ठंडा खाएं या गुस्सा ना करें, या ओके। एब्रेड, एब्रेड का मीनिंग क्या है, ये लफ्ज़ थोड़ा सा अनकॉमन है, बहुत ज़्यादा अनकॉमन तो नहीं है। एब्रेड जो है इसका मतलब होता है किसी चीज़ का खाया जाना। जैसे हम कहते हैं फ़लाँ चीज़ जो है वो अंदर ही अंदर जो है उसमें थोड़ी सी ना वो खाई गई है। हीरोइन समझते हैं आप, हीरोइन का मतलब होता है खाने का अमल। किसी चीज़ को हम कहते हैं फ़लाँ चीज़ आहिस्ता आहिस्ता एब्रेड हो रही है, यानी कि आहिस्ता से किसी चीज़ का समझ लें घिस जाना, या किस चीज़ का आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है, खाया जाना। खाना नहीं खाया जाना, बल्कि किसी मेटल अगर एब्रेड हो रही है तो इसका मतलब उसमें थोड़ी सी बिगाड़ आ रहा है, उसकी शक्ल बदलती जा रही है। अगर हम इस लफ्ज़ को थोड़ा सा फैलाएं तो इसकी एडजेक्टिव फॉर्म है एब्रेसिव। एब्रेसिव हो गया, उसकी सिफ्त हो गई, ठीक हो गई। और नाउन फॉर्म इसकी एब्रेजन। एब्रेजन यानी कि वो इससे हम मेडिसिन में भी इस लफ्ज़ को इस्तेमाल करते हैं। एब्रेजन हम किसी चीज़ को लेते हैं जहाँ कोई खराश वगैरह बहुत ज़्यादा पड़ जाए या उस तरह हो, तो हम कहते हैं एब्रेजन है जी, ठीक है। तो अब इस लिहाज से अगर आप देखें कि इसमें ऑक्सीडाइज में कूल डाउन को छोड़ लें, इसको भी फ़िलहाल छोड़ लें। एड का मतलब है आप सबको पता ही है, मदद करना। प्रिवेंट हो गया किसी चीज़ को रोकना। तो आप देख लें इसमें इसका तो कोई ताल्लुक नहीं है इससे। एड का भी आई डोंट थिंक इट हैज़ गॉट एनीथिंग टू डू विद दैट। प्रिवेंट का भी कोई लिंक नहीं बन रहा। तो वी आर लेफ्ट विद दिस। अपग्रेड जब कोई चीज़ होती है तो उसमें भी थोड़ी सी गड़बड़ हो रही होती है, ठीक है। और जब कोई चीज़ ऑक्सीडाइज होती है या ऑक्सीडाइज हो जाती है तो उसमें भी रस सा आ जाता है, जंग सा आ जाता है। तो आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस मेरा ख्याल है ये स्टेयरिंग इन द फेस अंधे को भी नज़र आ रहा है कि यहाँ तो यही हो सकती है, ठीक हो। बेलिकोस कीवर्ड है, ऑप्शंस हैं काम, पैसिफिक, पैसिव एंड एग्रेसिव। बेलिकोस लफ्ज़ जो है ये लफ्ज़ थोड़ा सा इतना कॉमन तो नहीं है।
हम कहते हैं फलां खातून बड़ी बेलिकॉज है, तो इसका मतलब क्या है? बड़ी जी झगड़ालू। ठीक है, बेलिकॉज का मतलब है बड़ी झगड़ालू। ओके, झगड़ालू, लड़ने वाली। आप तो नहीं लड़ते, ठीक। या कभी कभी हम कहते हैं बेलिजरेंट। बेलिजरेंट का मतलब होता है, अब मैं इनके सिनोनिम लिख रहा हूँ, बड़ा ही यानी कि फसादी, तकरीबन वही बात होगी। या कभी कभी हम कहते हैं हैगलसम। हैगलसम होता है जो बंदा हर बात में कोई ना कोई कीड़ा निकाल ले। या कभी कभी हम कहते हैं रैंगलसम। तो इन सब का मीनिंग तकरीबन एक ही है, फसादी, लड़ाकी। तो ये अल्फाज जो हैं ये सारे सिनोनिम्स हैं, बजाते खुद मिलते जुलते हैं, 100% नहीं है तो इनका मीनिंग तकरीबन मिलता जुलता है। ठीक है, अब इसमें कभी कभी ये होता है कि मसलन जो है बेलिकॉज वो नहीं देंगे, ये तो एडजेक्टिव हुए ना, तो इनके कभी कभी नाउन दे देते हैं। फर्ज किया बेलिकॉज का नाउन फॉर्म इज बेलिकॉसिटी, बेलिकॉसिटी। बेलिजरेंट का नाउन फॉर्म इज बेलिजरेंस, राइट। हैगलसम का नाउन फॉर्म इज हैगलसमनेस, रैंगलसमनेस। तो इस लिहाज से थोड़ी सी वोकैब को एक्सपैंड करें, अदरवाइज इट इज़ जस्ट, इसको करना तो कोई इशू है ही नहीं है। अब आप देख लें, काम का मतलब आपको पता ही है, ठीक है, पुरसकून, या हम अक्सर कहते हैं काम डाउन, जैसे यहाँ ऊपर लिखा हुआ है कि यार सुकून में आ जाओ। ओके, पैसिफिक का क्या मतलब है? पैसिफिक इसका एक तो मीनिंग आपने शायद सुना ही होगा, हैव यू हर्ड पैसिफिक ओशन? एक तो हुआ कि मतलब पैसिफिक यानी कि उसे उर्दू में क्या कहते हैं, बहरुल कायल कहते हैं, क्या कहते हैं, नहीं मतलब उस ओशन के मुताल्लिक। ठीक, तो पैसिफिक का वैसे मतलब क्या है, इसे क्या कहते हैं उसमें, ये एक लिहाज से कभी कभी सिफ्त के तौर पर इस्तेमाल होता है। हम पीस से एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, पैसिफाई। एक लफ्ज़ पीस, ऑल ऑफ यू नो, ये तो बड़ा आम सा लफ्ज़ है, पीस, सुकून। पीस मीन्स सुकून। सो पीस का गिवन मार्कर। इफ़ यू से पैसिफाई, पैसिफाई का मतलब होता है किसी चीज़ को मेक समथिंग पीसफुल, किस चीज़ को पुरसुकून बनाना। क्लियर? पैसिफाई हुआ किस चीज़ को पुरसुकून बनाना। तो पैसिफिक का मतलब क्या हुआ? सुकून वाला। ठीक हो गया, तो इसका मतलब है ये लफ्ज़ इसका सिनोनिम तो नहीं हो सकता। पैसिव लफ्ज़, इसका मीनिंग क्या है? आप अक्सर कहते हैं एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। तो रूटीन लाइफ में पैसिव का लिटिल मीनिंग क्या है, लफ्ज़ी मतलब क्या है? एक हम कहते हैं फ़लाँ बंदा बड़ा एक्टिव है, ठीक, फ़लाँ बंदा बड़ा एक्टिव है, बड़ा चुस्त है। और उसका उल्ट है कि फ़लाँ बंदा, ये शख्स बड़ा पैसिव है। तो पैसिव का मीनिंग क्या हुआ जी? हम कहते हैं फ़लाँ शख्स बड़ा पैसिव है, तो इसका मतलब क्या है? बड़ा चुस्त है या कुछ और? तो ऑब्वियसली डज नॉट मीन चुस्त। पैसिफिक का मतलब हुआ कि पैसिव का मतलब हुआ बड़ा ही सुस्त या बड़ा ही इनएक्टिव। हम कहते हैं वेरी सो पैसिव, आप इतने सुस्त क्यों हैं? अब ये लफ्ज़ बड़ा कॉमन है, लेकिन कभी कभी इसका पैरेलल लफ्ज़ पूछ लेते हैं, लेथार्जिक। लेथार्जिक का मतलब है इंतहाई काहिल, या इंडोलेंट कभी कभी हम कहते हैं, बड़ा ही काहिल या सुस्त। समझ आ रही है बात की? तो पैसिव का मतलब बेसिकली ये है इनएक्टिव। तो सो मेनी ऑफ अस आर सो पैसिव दैट दे राइट, दे डोंट बॉदर टू टेल दैट दे आर पैसिव, कि उनका किसी काम का दिल नहीं करता। कहते यार CSS का एग्ज़ाम भी मेरी जगह दे दो, हाँ, जब एलोकेशन हो जाए मुझे बुला लेना। तो पैसिव का लफ्ज़ी मतलब हुआ सुस्त। अब आप देख लें, इस लफ्ज़ को हम कंसिडर कर सकते हैं पैसिव। इसका ये तो एक लिहाज से इसका उल्ट तकरीबन बन रहा है, ठीक है, इसलिए ये भी नहीं बन रहा, इसकी भी सेंस नहीं। अग्रेसिव जो है आप सब जानते हैं, बड़ा कॉमन लफ्ज़ है। हम अक्सर कहते हैं यार वो बड़ा एग्रेसिव हो रहा था, ही वॉज बीइंग सो अग्रेसिव। अग्रेसिव मीन बड़ा ही। तो ये लफ्ज़ बड़ा कॉमन है, लेकिन इसकी जो वर्ब फॉर्म है वो है एग्रेस। एग्रेस का मतलब होता है अटैक करना, किसी पर चढ़ाई करना। एग्रेसिव उसका एडजेक्टिव है। हम अक्सर कहते हैं यार बड़ा थोड़ा भाई मेरा एग्रेसिव है, थोड़ा ख्याल से, ठीक। लफ्ज़ एग्रेस वर्ब है। द वर्ड एग्रेसिव जो है ये क्या है? ये एडजेक्टिव है, शाबाश।
और इसकी नाउन फॉर्म है एग्रेशन। एग्रेशन का लफ्ज़ी मतलब हुआ अटैक या हमला या बड़ी यानी कि गुस्से वाली एक कैफियत। ओके, तो आप खुद गैस कर लो कि बैलेकोस का मिलता जुलता लफ्ज़ फिर कौन सा बन सकता है। तो जाहिर है यही हो सकता है, बाकियों की तो कोई सेंस नहीं। जैसे मैं कई मौक़ों में पहले भी कह चुका हूँ कि इवन इफ व्हेन यू आर 100% श्योर कि ये ऑप्शन है या ये है, तो कभी भी उसको फ़ौरन टिक ना करें। पहले कहें जी ये क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं है, फिर कहें ये है। ठीक होगी। तो नेक्स्ट इज शार्लेटन। शार्लेटन के नीचे ऑप्शंस हैं ऑनेस्ट, डिसेंट, फ्रॉड और सॉर्डेड। शार्लेटन जैसे नाम से प्रोनाउंस करते ही आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि इसका मतलब है बड़ा ही 2 नंबर, कोई फ्रॉडिया, कोई चीटर, उस तरह का। तो जाहिर है ऑनेस्ट तो होने से रहा। डिसेंट बड़ा कॉमन लफ्ज़ है, हम अक्सर कहते हैं फलां बंदा बड़ा डिसेंट है, ये भी नहीं हो सकता। अब हमारे पास ये 2 लफ्ज़ रह गए हैं जो कि शार्लेटन का मतलब हुआ बड़ा ही चीटर, फ्रॉड। तो इम्कान तो ये है कि हम कहेंगे ये हमारा आंसर है, ठीक, और यही यकीनन हमारा आंसर है, फ्रॉड। हम कहते वो तो है ही फ्रॉड, हर फ्रॉड या दूसरे को कहते वो तो है ही फ्रॉड। ओके, सो सॉर्डेड ये लफ्ज़ थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा अनकॉमन है। सॉर्डेड का मतलब होता है बड़ा ही, हम कहते हैं यार बड़ा सॉर्डेड आदमी है, बड़ा ही यानी कि रजील। रजील ज़्यादा खुद थोड़ा मुश्किल लफ्ज़ है। इसका मतलब इंतहाई घटिया, इंतहाई घटिया, इंतहाई कमीना, इंतहाई घटिया। ओके, तो अब मुझे बताएं कि इसमें शार्लेटन का मतलब ये होगा कि ये होगा। ये सॉर्डेड होना तो इस फ्रॉडिया की क्वालिटी है, ठीक है। जैसे हम सॉर्डेड का पैरेलल लफ्ज़ हो सकता है मीन, बड़ा ही घटिया, स्टिंजी, बड़ा ही कमज़र्फ या घटिया या जलील, ठीक। तो आई थिंक कि इट्स स्टेयरिंग इन द फेस कि इसमें हमारे पास फिर शार्लेटन का सिनोनिम क्या होगा, फ्रॉड। फ्रॉड का वर्ब क्या है? अक्सर इसका वर्ब फॉर्म जब कभी पूछी जाती लोग कहते नहीं पता नहीं क्या है, तो डी फ्रॉड होता है किसी के साथ फ्रॉड करना, ठीक है। कभी ये पूछा जाए तो कहते शायद कोई अलग लफ्ज़ है, हालांकि इसकी सिर्फ वर्ब फॉर्म। आई वाज डिफ्रॉडेड ऑन माई वे फ्रॉम लाहौर टू कराची। और लास्ट है एम्ब्रियोनिक, और ऑप्शंस हैं एडल्ट, हॉस्टाइल, इमोरल और फीटल। वंस अगेन वर्ड्स मुश्किल नहीं हैं, सिंपल से ही हैं। अब जो ऊपर जो लफ्ज़ है जिसे हम की वर्ड कह रहे हैं वो है एम्ब्रियोनिक। तो हैव यू हर्ड द वर्ड एम्ब्रियो? एम्ब्रियो सुना आपने कभी? नहीं सुना। एम्ब्रियो असल में कहते हैं, ये मेडिकल की टर्म है कि जब यानी कि अल्लाह का निज़ाम है, जब कोई बच्चा उसकी पैदाइश के अमल का बिल्कुल आगाज़ होता है, द वेरी स्टार्ट, यानी कि असल में अगर आप इंसानी ज़िंदगी की स्टेजेस की बात करें तो कुछ इस तरह की बनती हैं। पहले होता है ज़ाइगोट, फिर बनता है एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के बाद बनता है फीटस, ठीक है। फीटस के बाद वो जब बच्चा पैदा हो जाता है बेबी, बेबी जब थोड़ा चलना शुरू कर देता है तो टॉडलर, उसके बाद वो जो है उसे आप कह लें किड, फिर जब आपकी एज में आ जाता है तो एडोलेसेंट। समझ आ रही है, थोड़ा आइडिया हो रहा है। और जब थोड़ा सा मज़ीद बड़ा हो जाता है तो एडल्ट, और जब बिल्कुल फारिग हो जाता है यानी कि ज़ईफ़ हो जाता है फिर सिनाइल। तो ये एक लिहाज से बायदा भी बात जिक्र आ गया, ये इंसानी ज़िंदगी की डिफरेंट स्टेजेस हैं, ठीक है। ज़ाइगोट यानी कि ये पैदाइश से पहले की बात है, बिल्कुल स्टार्ट। एम्ब्रियो उसकी थोड़ी सी पैदाइश शक्ल है। फीटस जैसे बच्चा माँ के पेट में होता है, बेबी वंस जब वो बेबी डिलीवर हो जाता है। टॉडलर हुआ जो कि जैसे बच्चा 1.5-2 साल का जो थोड़ा टगमगा के चल रहा होता है। लेकिन आम लाइफ में हम अक्सर कहते हैं कि यू आर जस्ट अ टॉडलर इन माई बुक। इसका मतलब होता है तुम कल के बच्चे, तुम्हें कुछ पता नहीं। ओके, किड होता है। एडोलेसेंट का मतलब है जैसे तकरीबन आपकी एज का 18-20 साल का टीनेजर टाइप। एडल्ट हो गया जवान, और सीनाइल हो गया कुछ 70+ में, 80+ में जब बंदा अल्लाह अल्लाह शुरू कर देता है, ठीक, और अल्लाह अल्लाह होता नहीं उस वक्त। बहरहाल अब देखिए इसमें एडल्ट जैसे मैंने अभी लिखा, इसका मतलब हो गया जवान, क्लियर है। हॉस्टाइल ये लफ्ज़ आम सा है, इतना मुश्किल तो नहीं है। हम कहते हैं यार उसका बड़ा फ़लाँ मुल्क के साथ बड़ा हॉस्टाइल रिलेशन है। रशिया और अमेरिका का बड़ा एक ज़माने में बड़ा हॉस्टाइल रिलेशन था। इसका मतलब
हॉस्टाइल मीन्स दुश्मनों जैसा, ठीक। हॉस्टाइल मीन्स दुश्मनों जैसा। हम कहते हैं यार वो दे आर नॉट ऑन गुड रिलेशन, दे आर ऑन हॉस्टाइल टर्म्स। तो हॉस्टाइल का मतलब हुआ दुश्मनों जैसा, दुश्मनों जैसा। हम कहते हैं उनका बड़ा हॉस्टाइल ताल्लुक चल रहा है। और ये इसकी नाउन फॉर्म है हॉस्टिलिटी। हॉस्टिलिटी कहते हैं दुश्मनी को। हम कहते हैं उनकी हॉस्टिलिटी अब भी चल रही है, दुश्मनी, ये नाउन। और ये बात का हॉस्टिलिटी अगर ज़्यादा हो जाए तो शायद हमने कहीं जिक्र किया हो, फिर हम इसे कहते हैं एनिमोसिटी, इसे कहते हैं ईट कुत्ते का वैर, शदीद दुश्मनी, ठीक। एनिमोसिटी मीन्स शदीद दुश्मनी। जब आप एक दूसरे को, जैसे हम हैं तो बड़े जहरीले लोग ना, तो इसका मतलब इंतहाई दुश्मनी, शदीद दुश्मनी, जैसे बाज़ का गाँव शाम में कुछ लोगों की ग्रुपों की आपस में होती है। ओके, तो हॉस्टाइल हुआ दुश्मनों जैसा। इमोरल आप सबको पता ही है, मॉरल का वर्ड। मॉरल मीन्स अखलाकी, इमोरल मीन्स गैर इखलाकी, ठीक। इसका मतलब हुआ गैर इखलाकी। हम कहते हैं उसकी बड़ी इमोरल बिहेवियर है। जो बंदा बहुत ज़्यादा इमोरल हो, उसे क्या कहते हैं? बड़ा ही, अब मैं नाम भी नहीं ले सकता किसी का, लेकिन शायद आप समझ गए हूँ। पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो जो बंदा इंतहाई इमोरल है उसे कहते हैं डिबॉचर। डिबॉच का मतलब होता है हर वक्त यानी कि सेक्स या शराबों के चक्कर में पड़े रहना, ठीक है। तो डिबॉचरी उस प्रोसेस को कहते हैं। तो जो बंदा, डिबॉचरी इज दैट प्रोसेस एंड डिबॉचर इज दैट पर्सन। तो जो बंदा इमोरल, वैसे तो हम कई अंदाज से हो सकते हैं, लेकिन अगर दूसरे एंगल से देखें, पीने पिलाने की हद तक सेक्स, तो फिर इमोरल। वैसे तो अखलाकी बुनियाद पर लफ्ज़ इमोरल के कई कॉनोटेशन हैं, कई इसके ताबी हैं। बाज़ को ज़िंदगी में कई ऐसी बातें कर देते हैं, नमाज़ें पढ़ रहे होते हैं लेकिन इमोरल हरकतें कर रहे होते हैं, छोटी छोटी बातों का हम ख्याल नहीं करते। आप देखिए ये फीटल, फीटल लफ्ज़ अगर आप वहाँ देखो, उस पर मैंने एक लफ्ज़ लिखा फीटस। तो फीटल हुआ यानी कि उस छोटे बच्चे के मुतालिक, यानी कि जो बच्चा अभी माँ के पेट में है। फीटल हुआ माँ के पेट के अंदर बच्चे के मुतालिक। अब आप देख लें, इसमें फिर ज़ाहिर है एम्ब्रियोनिक का मतलब हुआ, ये एम्ब्रियोनिक किस से है? ये एम्ब्रियो से, ये लफ्ज़ इससे। तो एम्ब्रियो मैंने कहा जैसे शुरू की चीज़ है। तो एम्ब्रियोनिक का मीनिंग क्या हुआ? जैसे हम अक्सर कहते हैं यार हम जो है फ़लाँ प्लान बना रहे हैं, ठीक है, फ़लाँ चीज़ घर बनाने का या फ़लाँ है, लेकिन ऑल दैट इज़ स्टिल एट एम्ब्रियोनिक स्टेज। तो एम्ब्रियोनिक आप खुद गैस कर सकते हो, यानी कि एम्ब्रियो टाइप चीज़। एम्ब्रियोनिक मीन्स हम कहते अभी एम्ब्रियोनिक मरहले पे, इसका मतलब इब्तदाई, इंतहाई शुरू के। हम कहते हैं अभी तो एम्ब्रियोनिक स्टेज पे बात है, अभी तो मेच्योर होने में बड़ा टाइम लगेगा, ठीक। कोई भी चीज़ एम्ब्रियोनिक का मतलब है जो बड़ी इंसेप्टिव, यानी कि शुरू की। हम कहते हैं वो चीज़ अभी एम्ब्रियोनिक स्टेज पे, इंसेप्टिव स्टेज पे या बर्डिंग स्टेज पे। बर्डिंग का मतलब है जैसे बिल्कुल ही शुरू में, इंतहाई आगाज़ में, ठीक। अब आप देख लें एम्ब्रियोनिक में हमें सिनोनिम ढूंढना है, तो आउट ऑफ द गिवन हमारे पास ज़ाहिर यही एक चीज़ है, यही हमारा आंसर है। तो इस तरह कोशिश करें कि चीज़ों को डिसेक्ट करें, अदरवाइज इनको रट के जाने से कुछ नहीं होता। इट इज़ पॉसिबल एग्जाम में इसी को थोड़ा सा आगे पीछे करके पूछ लें, तो अगर इफ़ यू मेमोराइज आंसर, इफ यू गो ऑन मगिंग अप, इट्स नो यूज़। तो इस तरह की कहानी। ओके, फिर इसको हम आगे लेके चलते हैं, ठीक जी। अब देखें जो छठे नंबर पे जो सिनोनिम दिया है वो है फ्लैबरगैस्टेड, ठीक है। इसकी स्पेलिंग बाज़ को इससे मुख्तलिफ होते हैं, पर उन्हें इस अंदाज से दिया, हमने ऐसे लिख लिया। सातवां जो है कीवर्ड है वेस्लेट, आठवां है ट्यूमल्ट, नंबर 9 पर है सबैटिकल और नंबर 10 पर है प्यूसिलैनिमस। ये कीवर्ड्स हैं और इनके नीचे ऑप्शंस हैं, आपको नज़र आ ही रही हैं। तो हम इनको पढ़ने की बजाय इसको हम एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं। फ्लैबरगैस्ट थोड़ा सा अनकॉमन लफ्ज़ है। अब इस पेपर में जैसे आप देख रहे हैं कि पहले 5 अल्फाज थोड़े से जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं डक सूप। डक सूप कहते हैं कि कोई ऐसी चीज़ जो कि बड़ी ही आसान हो, वो तो थोड़ा सा डक सूप थे पिछले 5। और ये वाले थोड़े से मुश्किल हैं, मुश्किल तो नहीं है लेकिन थोड़े से स्टूडेंट के हिसाब से। तो फ्लैबरगैस्ट का जो बुनियादी लफ्ज़ है वो है फ्लैबरगैस्ट, FLABBER। बाज़ का इसको इस तरह लिखा जाता है।
इसका मतलब होता है हैरान कर देना, राइट, हैरान कर देना, सुरमक। फ्लैबरगैस्ट मीन्स हम कहते हैं आपने यू है फ्लैबरगैस्टेड मीट, आपने मुझे हैरान कर दिए। तो इसका ये लफ्ज़ अगर आप गौर करें, ये वर्ब है, तो जो लफ्ज़ उन्होंने दिया हुआ है वो है फ्लैबरगैस्टेड, तो इसका मतलब है बड़ा ही उस कैफियत में। हम कहते हैं व्हेन आई हर्ड दैट थिंग आई वाज रियली फ्लैबरगैस्टेड, मैं बड़ा ही हैरानी वाली कैफियत में था, ठीक। तो फ्लैबरगैस्ट का अगर हम कोई सिनोनिम ढूंढें तो वो क्या है, आप सब जानते हैं, आपने अक्सर सुना होगा एस्टॉनिश, जैसे उन्होंने शब्द दिया हुआ भी है, ये इसका सिनोनिम। या एस्टाउंड, एस्टाउंड होता है मतलब परेशान हो जाना, हैरान हो जाना, राइट। या स्टार्टल होता है चौंक जाना, या तकरीबन एक लिहाज से सिनोनिम उसका है फ्लैबरगैस्ट। अब अगर हम ऑप्शन को देखें, पहली एस्टॉनिश, जैसे मैंने अभी कहा, इसका मतलब है हैरान हो जाना। फ्लैबरगैस्टेड में यानी कि हैरानी की हालत में, ये सिर्फ बन रही है, आई वाज फ्लैबरगैस्टेड। बोर आप सबको पता ही है, क्लियर अप, किस चीज़ को क्लियर अप करना। रेडिमेंट्री ये लफ्ज़ थोड़ा सा अनकॉमन है लेकिन इतना नहीं है। आपने सुना होगा रेडिमेंट होता है किस चीज़ का, कोई बचा हुआ हिस्सा, यानी कि रेडिमेंट फर्ज के एक दरख्त है, आप उसको काट दें, उसका जो स्टम्प सा होता है, मुड़ सा होता है, वो उसका रेडिमेंट है। तो रेडिमेंट्री का मतलब क्या हुआ, जो चीज़ यानी कि एक लिहाज से पूरी तरह ग्रो ना कर रही हो। रेडिमेंट्री ग्रोथ से मुराद है बड़ी ही स्टंटेड, यानी कि रुका हुआ, जो चीज़ हम कहते हैं फलां चीज़ बड़ी रेडिमेंट्री स्टेज पे है, मतलब वो उसमें ग्रोथ हो ही नहीं रही। स्टंटेड का भी मतलब बड़ी रुकी हुई। अब आप देख लें फ्लैबरगैस्टेड का, इसमें मेरा ख्याल है कोई कन्फ्यूजन नहीं है, एक ही लफ्ज़ है जो कि हमें नज़र आ रहा है कि वही हमारा आंसर, बाकी तो किसी की कोई सेंस नहीं बन रही। द नेक्स्ट इज़ वैसिलेट। वैसिलेट लफ्ज़ ये भी इतना ज़्यादा कॉमन नहीं है। वैसिलेट का लफ्ज़ी मतलब होता है आगे पीछे होना। वैसिलेट मीन्स आगे पीछे होना, आगे पीछे होना। जैसे कोई चीज़ है, हम कहते हैं यार ये चीज़ वैसिलेट क्यों कर रही है, यानी किस तरह मूव क्यों कर रही है, मूव टू एंड फ्रो, आगे पीछे होना। लेकिन बाज़ वक़्त हम सिम्बॉलिक सेंस में इसे मुराद लेते हैं। फर्ज क्या किसी कहते हैं फ़लाँ काम कर लें, वो कहता हाँ कर लें, या रहने देते हैं, या कल कर लेते हैं, तो इसको हम कहते हैं प्लीज़ डोंट वैसिलेट। वैसिलेट का मतलब होता है आगे पीछे मत हो, यानी कि डगमगाओ मत, ठीक, किस चीज़ का। तो अब आप देख लें, इसमें वैसिलेट में जो हमारे पास ऑप्शंस हैं, रेमनेंट का मतलब होता है किस चीज़ का, वही रेडिमेंट्री टाइप की चीज़, कि हम कहते हैं फ़लाँ चीज़ के रेमनेंट्स वहाँ भी मौजूद हैं, यानी कि किस चीज़ की, इसे हम कहते हैं बाकियात, उस तरह की कोई चीज़। रिमेन से लफ्ज़ है रेमनेंट, ओके। परसिस्टेंट बड़ा कॉमन सा लफ्ज़ है कि जो बंदा एक चीज़ पर मुस्तकिल, हम कहते हैं उसने परसिस्टेंटली फ़लाँ चीज़ की है, यानी कि उसमें साबित कदमी से, परसिस्टेंट मीन साबित कदम। टेंटेटिव ये लफ्ज़ आम लाइफ में बहुत चलता है। हम कहते हैं यार हमारे पास वहाँ कोई ऐसा पक्का अरेंजमेंट तो नहीं है, तो हमने टेंटेटिव सा अरेंजमेंट फ़लान जगह पे की है, ठीक है, हमने 4 बेड नीचे लगा लिए और वहाँ गुजारा कर लेते हैं। टेंटेटिव मीन्स अक्सर आपने सुना होगा टेंटेटिव डेट शीट, आर्जी, जो चीज़ यानी कि फाइनल ना हो उससे पहले की स्टेज, ओके। सरप्राइज सबको पता ही है, हैरत या हैरान करना। तब आप देखें वैसिलेट में कौन सा लफ्ज़ रेमनेंट हो सकता है, मेरा नहीं ख्याल। परसिस्टेंट नो। अब इसमें वैसे तो कोई भी नहीं बन रहा, ठीक है, तो वैसिलेट में भी एक चीज़ आगे पीछे हो रही है, पक्की नहीं हो रही। तो टेंटेटिव चीज़ भी एक लिहाज से टेम्परल होती है या आर्जी होती है, तो इसलिए हम आउट ऑफ द गिवन विल गो फॉर दिस ऑप्शन। हम कहेंगे यार यही इसको हम ले सकते हैं, ठीक, बाकी तो किसी की कोई सेंस नहीं बन रही। द नेक्स्ट वर्ड इज ट्यूमल्ट। ट्यूमल्ट क्या है, ये लफ्ज़ आपने अक्सर अखबारों वगैरह में पढ़ा होगा। हम कहते हैं यार उस फलां चीज़ पर बड़ी ट्यूमल्ट मची, बड़ा यानी कि शोर शराबा हुआ। ट्यूमल्ट मीन्स जी, ट्यूमल्ट का मतलब होता है बड़ा ही डिसऑर्डर वाली कैफियत, राइट, क्योस टाइप चीज़। जी मैं उसके सिनोनिम लिख रहा हूँ। ये हेल्टर स्केल्टर, कि जब चीज़ों में अफरा तफरी वाली कैफियत है, पेल-मेल, समझ आ रही है, या कमोशन कि या डिसऑर्डर या कन्फ्यूजन, एक ऐसी चीज़ जिसमें चीज़ें स्टेबल नहीं हो रही, ओके। अब आप देखें
अग्रीमेंट सबको पता ही है। हार्मनी क्या होती है, ये लफ्ज़ आजकल बहुत चलता है। हार्मनी का लफ्ज़ी मतलब है जब चीज़ों में, इसमें म्यूजिशियंस की वो है, हम कहते हैं म्यूज़िक में हार्मनी नहीं है। म्यूज़िक में यानी कि सुर आपस में मैच नहीं कर रहे। हार्मनी से हम मुराद लेते हैं हम आहंगी, हम आहंगी। यू माइट हैव हर्ड हार्मोनाइज। हार्मोनाइज होता है चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस में लाना, मैच करना, हम आहंग करना। टर्मोइल कहते हैं डिसऑर्डर को, अफरा तफरी को। और क्वाइट जो है खामोशी या खामोशी वाली कैफियत, जो भी कह लें। अब देखिए ये अल्फाज हैं, तो आप मुझे बताएं ट्यूमल्ट में गड़बड़ हो रही है, ज़रा ये तो नहीं हो सकता। हार्मनी एक पॉजिटिव लफ्ज़ है, ये भी नहीं हो सकता। क्वाइट हैज़ नथिंग टू डू विद इट, जिसका मतलब हमारे पास वी आर लेफ्ट विद दिस, हमारे पास एक ही ऑप्शन रहती है टर्मोइल। टर्मोइल उसी लड़ी का लफ्ज़ है, ठीक। हम कहते पूरे मुल्क में टर्मोइल मची हुई है, डिसऑर्डर है, कन्फ्यूजन है, पेलमेल है, व्हाटएवर। द नेक्स्ट इज सबैट्रिकल। सबैट्रिकल ये लफ्ज़ जो है कुछ के लिए बड़ा आम लफ्ज़ है, कुछ के लिए थोड़ा अनकॉमन है। सबात ये असल में क्रिश्चियन का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कि जिसमें यानी कि एक वो सबात का दिन होता है जिसमें वो बड़ा ना कुछ मखसूस इबादत करते हैं, ठीक है। क्रिश्चियन जैसे ज्यूज़ पे भी आता है। सबात से मुराद लेते हैं आराम का दिन, सुकून का दिन, ठीक। लफ्ज़ी मतलब आराम का दिन, सुकून का दिन, इसमें थोड़ी सी इबादत का भी ज़ाहिर वो आ जाता है। तो सबैटिकल का मतलब क्या हुआ, यानी कि सबात के मुतालिक, उस इबादत व आराम के दिन के मुतालिक, इबादत व आराम के दिन के मुतालिक, ठीक हो गया जी। अब लफ्ज़ जो है ब्रेक, आपको पता ही है। एग्रेशन हमने पिछले उसमें बात की है। एग्रेशन से मुराद यानी कि बड़ा ही जज्बाती अंदाज या अटैक। अग्रीमेंट आपको पता ही है, और सोल्यूशन भी आपको पता ही है। तो आप देख लें सबैटिकल का यहाँ मतलब क्या होगा कि जब एक चीज़ों में एक पीस वाली कैफियत है, यानी कि उसमें गड़बड़ नहीं है, तो ये नेगेटिव लफ्ज़ से ये नहीं हो सकता, ये भी नेगेटिव ये नहीं हो सकता। सोल्यूशन ऑब्वियसली का लिंक ही कोई नहीं है। तो आउट ऑफ द गिवन हमारे पास एक ही आंसर है, दैट इज अग्रीमेंट। अग्रीमेंट, कनकॉर्ड, मुत्तफ़िक होना। और लास्ट जो लफ्ज़ है दैट इज़ प्यूसिलैनिमस। ये लफ्ज़ भी थोड़ा सा अनकॉमन है। प्यूसिलैनिमस का मतलब होता है बड़ा ही, जैसे हमने पीछे एक शायद इस तरह अल्फाज लिखे हैं, कम ज़र्फ़। प्यूसिलैनिमस में कम ज़र्फ़, प्यूसिलैनिमस ये लफ्ज़ एडजेक्टिव है। कम ज़र्फ़, घटिया, कमीना, यानी कि सॉर्डेड टाइप, जैसे SORDID, ओके, या स्ट्रेंजे, घटिया, कम ज़र्फ़, ओके, या मीन, इस तरह का कोई लफ्ज़ कर ले, ये सिनोनिम्स हैं इसके। तो प्यूसिलैनिमस ये लफ्ज़ एडजेक्टिव है। कभी कभी वो इसका ये नहीं देते बल्कि इसकी नाउन फॉर्म देते हैं, दैट इज़ प्यूसिलैनिमेट्री। प्यूसिलैनिमेट्री कहते हैं कमज़र्फ़ी को, ये नाउन फॉर्म है इसकी, नाउन है और ये है कमज़र्फ़ी, ठीक। लफ्ज़ थोड़ा सा अनकॉमन है, इट्स ओके। अब देखिए फर्स्ट ऑप्शन है क्वैक। क्वैक का अगर हम लफ्ज़ी मतलब देखें तो इसका लफ्ज़ी मतलब है द वे अ डक डज, जैसे बतख बोलती है उसे कहते हैं क्वैक करना, ठीक। क्वैक का लफ्ज़ी मतलब है मतलब बतख की तरह बोलना, बतख की आवाज़। लेकिन ये तो इसका लफ्ज़ी मतलब है, लेकिन इसका प्रैक्टिकल मीनिंग क्या है, इसका मतलब है जो बंदा कोई हकीम टाइप, यानी कि कोई 2 नंबर बंदा, स्पेशली कोई हिकमत के हवाले से, फ़र्ज़ किया एक बंदा मसलन उसने किया और कुछ नहीं है, डॉक्टर बन के बैठा, हम कहते हैं यार वो क्वैक है, वो डॉक्टर नहीं है। तो आपने अगर क्वैक नहीं सुना तो आपने यू माइट हैव हर्ड क्वैकरी। हम कहते हैं पूरे मुल्क में क्वैकरी चल रही है। तो क्वैकरी का मतलब है 2 नंबरी, कि मतलब हर बंदा एक छोटा सा डिप्लोमा करके, कोई करके, छोटी मोटी डिग्री लेके तो डॉक्टर बन के बैठा हुआ है। दैट थिंग इज़ कॉल्ड क्वैकरी, ठीक। सॉर्डेड, जैसे अभी मैंने लिखा, बड़ा ही कम ज़र्फ़, घटिया, जलील। टिमरस का मतलब क्या होता है, टिमरस का लफ्ज़ी मतलब होता है बड़ा ही, यानी कि कमज़ोर या वीक, ठीक। हॉस्टाइल पीछे हम बात कर चुके हैं, दुश्मनों जैसा। अब आप मुझे बताएं आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन विच ऑप्शन यू विल गो फॉर, किसको लेंगे। क्वैक तो हो नहीं सकता। प्यूसिलैनिमस का मतलब है कम ज़र्फ़। अब इसमें देखें टिमरस हुआ वीक। अब ये लफ्ज़ हॉस्टाइल जो है इसका मतलब दुश्मनों जैसा, ये भी नहीं हो सकता। इसमें से कौन सी बेहतर ऑप्शन है,
कम ज़र्फ या घटिया। टिमरस का तो मतलब होता है जो चीज़ थोड़ी सी वीक हो। तो मेरे हिसाब से यह आंसर ये ज़्यादा है कि मतलब बड़ा ही घटिया या कम ज़र्फ या ज़लील। ठीक हो गया। कुछ दोस्तों ने इसको ओके किया हुआ है, लेकिन आई पर्सनली डोंट थिंक इट्स द आंसर। तो ये हल्की फुल्की गपशप थी। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो बहुत जल्द मिलेंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग सो पेशेंट। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।